बात करेंगे भजनलाल सरकार के 1 साल पूरे होने पर पीएम मोदी की सौगातों की। राजस्थान पर पीएम मोदी ने सौगातों की बरसात की है, तो वहीं बात होगी योगी सरकार के अनुपूरक बजट की। दरअसल योगी सरकार के अनुपूरक बजट में ऊर्जा विभाग को सबसे अधिक 8,587 करोड़ रुपए मिले हैं। तो वहीं चलते चलते बात होगी वन नेशन वन इलेक्शन पर मचे घमासान की। अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले अपनी पहली रिपोर्ट की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जयपुर दौरे के दौरान 46,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इससे पहले उन्होंने रोड शो भी किया, जिसको लेकर लोगों में भारी उत्साह भी देखा गया। ये खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान को पीएम मोदी ने दी सौगात। भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर आयोजित एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम। 46,300 करोड़ रुपए की 24 परियोजनाओं का किया उद्घाटन शिलान्यास। ऊर्जा, सड़क, रेलवे और पानी से जुड़ी हैं परियोजनाएं। 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 9 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। केंद्र सरकार की 7 परियोजनाएं शामिल। 35,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की 15 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर दौरे के दौरान 46,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी राजस्थान में भजनलाल शर्मा की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर आयोजित एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया वे ऊर्जा, सड़क, रेलवे और पानी से जुड़ी हैं। पीएम मोदी ने 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 9 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें केंद्र सरकार की 7 परियोजनाएं शामिल हैं। आपको बता दें, पीएम ने 35,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की 15 परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिनमें केंद्र की 9 और राज्य सरकार की 6 परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं का किया उद्घाटन। नवनेरा बैराज स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क और परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली से जुड़ी परियोजनाएं। रेलवे के भीड़ली समदड़ी लूड़ी जोधपुर मेड़ता रोड डेकाना रतनगढ़ खंड का विद्युतीकरण और दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट HN 148N SH 37A के जंक्शन तक मेज नदी पर प्रमुख पुल परियोजना का 12वां पैकेज शामिल है। बता दें कि ये परियोजनाएं लोगों को आवागमन को आसान करने और प्रधानमंत्री के हरित ऊर्जा के नजरिए के मुताबिक राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने 9,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से रामगढ़ बैराज और महलपुर बैराज के निर्माण कार्य और चंबल नदी पर नहर के माध्यम से नवनेरा बैराज से बिलसपुर बांध और ईसरदा बांध तक पानी स्थानांतरित करने की प्रणाली की आधारशिला भी रखी। आज यहाँ 45-50 हजार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट राजस्थान में पानी की चुनौती का स्थायी समाधान करेंगे। ये प्रोजेक्ट राजस्थान को देश के सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक बनाएंगे। इससे राजस्थान में निवेश को बल मिलेगा, रोजगार के अनगिनत अवसर बनेंगे, राजस्थान के टूरिज्म को, यहां के किसानों को, मेरे नौजवान साथियों को इससे बहुत फायदा होगा। साथियों, आज भाजपा की डबल इंजन की सरकारें सुशासन का
प्रतीक बन रही है। भाजपा जो भी संकल्प लेती है वो पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास करती है। आज देश के लोग कह रहे हैं कि भाजपा सुशासन की गारंटी है और तभी तो एक के बाद एक राज्यों में आज भाजपा को इतना भारी जन समर्थन मिल रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, राजस्थान को रोड, रेल और हवाई सेवाओं में सबसे कनेक्टेड बनाना हमारा संकल्प है। हमारा राजस्थान दिल्ली, वडोदरा और मुंबई जैसे बड़े औद्योगिक शहरों के बीच है। इन 3 शहरों को राजस्थान से जोड़ने वाला जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, ये देश के सर्वश्रेष्ठ एक्सप्रेस वे में से एक है। मेज नदी पर पुल बनने से सवाई माधोपुर बूंदी के किसानों को बड़ी मड़िया तक पहुंचना आसान हो जाएगा। पीएम मोदी और ऊर्जा पर बोले, बहुत कम समय में देश के 7 लाख लोगों को घरों पर सोलर पैनल सिस्टम लग चुके हैं। इसमें राजस्थान के भी 20,000 घर शामिल हैं। खेम में भी सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए सरकार मदद दे रही है। पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान सरकार आने वाले समय में सैकड़ों किसानों के खेतों में सोलर पैनल लगाने का काम करेगी। बीते 1 वर्ष के दौरान क्या क्या काम हुए हैं उसके बारे में विस्तार से यहां कहा गया है। विशेष रूप से गरीब परिवारों, माताओं, बहनों, बेटियों, श्रमिकों, विश्वकर्मा साथियों, गुमंतु परिवारों के लिए अनेक फैसले लिए गए हैं। यहां के नौजवानों के साथ पिछली कांग्रेस सरकार ने बहुत अन्याय किया था। पेपर लीक और भर्तियों में घोटाला ये राजस्थान की पहचान बन चुकी थी। भाजपा सरकार ने आते ही इसकी जांच शुरू की और कई गिरफ्तारियां भी हुई है। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार ने यहां 1 साल में हजारों भर्तियां भी निकाली है। यहां पूरी पारदर्शिता से परीक्षाएं भी हुई हैं, नियुक्तियां भी हो रही हैं। पिछली सरकार के दौरान राजस्थान के लोगों को बाकी राज्यों की तुलना में महंगा पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ता था। यहां भाजपा सरकार बनते ही राजस्थान के मेरे भाइयों बहनों को राहत मिली। पीएम मोदी ने कहा कि आज की तस्वीर देश की राजनीति के लिए बड़ी तस्वीर है। इस तस्वीर में आपको 2 राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र के जल शक्ति मंत्री नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर ऐतिहासिक है। इस तस्वीर को देखकर ये सवाल पूछे जाएंगे कि 2 राज्यों के सीएम पानी के लिए एक साथ दिख सकते हैं, तो अन्य राज्य ऐसा क्यों नहीं कर सकते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं के उद्घाटन से पहले जयपुर में रोड शो भी किया। इसमें लोगों को भारी भीड़ जुटी। रोड शो में शामिल लोगों ने फूलों से पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने भजनलाल सरकार के 1 साल पूरे होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि भाजपा सुशासन की गारंटी है। अन्य राज्यों में भाजपा को भारी जन समर्थन मिल रहा है। देश ने लोकसभा को भाजपा को लगातार 3री बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। बीते 60 सालों में हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।
तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली हम रिपोर्ट की बात करते हैं। योगी सरकार ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया है। इस अनुपूरक बजट में 790.49 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव सम्मिलित किए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया है। ये खास रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। योगी सरकार का अनुपूरक बजट 17,865 करोड़ का अनुपूरक बजट। ऊर्जा विभाग को मिले सबसे अधिक 8,587 करोड़। बजट में 790.49 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव सम्मिलित। केंद्रीय योजनाओं में 422.56 करोड़ रुपए के केंद्रांश की राशि भी अनुमानित। कंटीजेंसी से जो 30 करोड़ 48 लाख रुपए का पैसा लिया गया, उसकी प्रतिपूर्ति का भी प्रस्ताव। अनुपूरक बजट का आकार 17,865.72 करोड़ रुपए है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह सरकार विकास को प्राथमिकता देने वाली सरकार है और जब भी आवश्यकता होती है तब संवैधानिक तरीके से सदन के माध्यम से अनुपूरक बजट लाने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि अनुपूरक बजट में 790.49 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव सम्मिलित किए गए हैं। साथ ही इसमें केंद्रीय योजनाओं में 422.56 करोड़ रुपए के केंद्रांश की राशि भी अनुमानित है। इसके अतिरिक्त कंटीजेंसी से जो 30 करोड़ 48 लाख रुपए का पैसा लिया गया था, उसकी भी प्रतिपूर्ति का भी प्रस्ताव इसमें शामिल है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ये द्वितीय अनुपूरक बजट मैं आपके माध्यम से इस सदन में लेकर आया हूं। इसका आकार है 17,865.72 करोड़ रुपए, जो मूल बजट 7,37,437.71 करोड़ रुपए का 2.42% है। मानवर जहां आवश्यकता और उपयोगिता होती है, क्योंकि ये विकास को तरजीह देने वाली, विकास को प्राथमिकता देने वाली सरकार है, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम द्वितीय अनुपूरक, जो कि हमें संवैधानिक तरीके से भी हम इसके लिए लाने के लिए अधिकृत हैं, आज हम लेकर आए हैं। इसमें जो पहला अनुपूरक था हमारा, वो 12,209.93 करोड़ रुपए का था। ये और वर्तमान में जितना आकार का लेकर हम आए हैं, उसको मिलाकर इस बजट का आकार 2024-25 में 7,66,513.36 करोड़ रुपए हो जाएगा। माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अनुपूरक बजट में विभिन्न विभागों की उनकी आवश्यकता के अनुरूप बजट जारी किया जाएगा। इसमें ऊर्जा विभाग को 858.27 करोड़ रुपए, वित्त विभाग को 2,438.63 करोड़ रुपए, परिवार कल्याण विभाग को 1,592.28 करोड़ रुपए, पशुधन विभाग के लिए 1,001 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग के लिए 805 करोड़ रुपए, प्राथमिक शिक्षा विभाग के लिए 515 करोड़ रुपए, सूचना विभाग के लिए 505 करोड़ रुपए, पंचायती राज विभाग के लिए 454.01 करोड़ रुपए और चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण विभाग के लिए 354.54 करोड़ रुपए का बजट प्राविधानित किया गया है। बता दें कि योगी सरकार ने इसी वर्ष फरवरी महीने में मूल बजट किया था, जो 7.36 लाख करोड़ रुपए से अधिक का था। इसके बाद योगी सरकार ने 30 जुलाई को 12,209.93 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया था, जिसके 5 माह के बाद एक बार फिर योगी सरकार विकास कार्यों को गति देने के लिए आवश्यकता के अनुरूप द्वितीय अनुपूरक बजट लेकर आई है। इस बजट को मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकृत कर लिया गया है। बता दें कि अनुपूरक बजट एक ऐसा वित्तीय दस्तावेज है जिसे सरकार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान तब प्रस्तुत करती है जब उसे अपने पहले से स्वीकृत बजट में अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता होती है। ये बजट उन खर्चों को कवर करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है जिनको अनुमानित बजट में शामिल नहीं किया गया था।
या जो नई परिस्थितियों के कारण आवश्यक हो गए। यह बजट वित्त वर्ष के बीच में किसी विभाग या मंत्रालय की किसी योजना में अतिरिक्त राशि खर्च करने के लिए लाया जाता है। ये खर्च के अनुमान के साथ पेश किया जाता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं अगली अहम रिपोर्ट की। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब अगली अहम रिपोर्ट, तीसरे कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक के तौर पर मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक सामने आया है। कह सकते हैं कि विधेयक को एक ऐतिहासिक मोड़ पर पेश किया गया है। लोकसभा में इस विधेयक को 269 वोटों से स्वीकार कर लिया गया है, जबकि विरोध में सिर्फ 198 वोट पड़े हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। आखिर एक देश एक चुनाव को लेकर बिल संसद में पेश हो गया। सरकार ने मंगलवार को इसे लोकसभा में पेश कर दिया। बता दें कि पेश होते ही इस बिल पर घमासान शुरू हो गया। मोदी सरकार जिसे एक देश एक चुनाव की बात सालों से करती आ रही थी, अब उसे अमली जामा पहनाने की तैयारी है। सरकार ने एक देश एक चुनाव वाला बिल लोकसभा में मंगलवार को पेश कर दिया। कुछ दिन पहले ही मोदी कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी थी। बता दें कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक को सदन के पटल पर रखा। सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसे बड़े विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया। I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India। ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, ऑनरेबल स्पीकर सर, with your permission, I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bill 2024, further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ। थैंक यू सर। कांग्रेस सहित ज्यादातर विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह लोगों के वोट देने का अधिकार पर हमला है। चुनाव आयोग को इस विधेयक में बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। संविधान में चुनाव आयोग को सिर्फ चुनाव कराने की व्यवस्था करने का ही प्रावधान किया गया है, लेकिन इस विधेयक में राष्ट्रपति के चुनाव आयोग से चुनाव को लेकर सलाह लेने का प्रावधान दिया गया है, जो संविधान के खिलाफ है। The basic structure of Constitution is in read in between the lines. This proposed bill hits the basic structure of the Constitution itself. And if any bill, any act which hits the basic structure of the Constitution, that is ultra vires, and it is ultra vires. Sir, proposed Article 83 sub-article 5 is just contrary to Article 83 sub-article 2. Just contrary. Either you keep 83(2) or you keep 83(5). कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रावधान वाला विधेयक संविधान एवं संघवाद के खिलाफ है। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, ये संविधान विरोधी विधेयक है, ये हमारे राष्ट्र के संघवाद के खिलाफ है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। Anti-constitutional bill. It's against the federalism of our nation, and we are opposing the bill. हाउस में पेश कर रहा है और आप देखिएगा वो किसी न किसी कमेटी के सपुर्द कर देंगे, क्योंकि वो खुद भी नहीं तैयार है और उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि न उनकी नीयत दुरुस्त है न नीयत दुरुस्त है। वो जानते हैं कि उसे पारित नहीं करा सकते, तो क्यों नहीं पहले सारे विरोधी दल के जो पार्टियां हैं उनसे बैठकर विचार विमर्श कर लेते। पर एक शिकूफेबाजी है, ले आओ, और लाए हैं, आप देखिएगा ये किसी कमेटी को भेज। वन नेशन वन इलेक्शन संभावनाएं व
प्रक्रिया। देश भर में एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर सरकार ने पिछले साल सितंबर में पहल शुरू की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। कमेटी ने मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस साल सितंबर में मोदी कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को मंजूरी दी। रिपोर्ट में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाने को लेकर सुझाव दिए गए। समिति ने सुझाव दिया था कि इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 82A जोड़ा जाए। अनुच्छेद 82A अगर जुड़ता है तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही खत्म हो जाएगा। यानी अगर ये अनुच्छेद 2029 से पहले लागू हो जाता है तो सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक होगा। बिल से कानून बनने में कितने पड़ाव? अभी सरकार ने इसका बिल पेश किया है। इस बिल को फिलहाल जेपीसी के पास भेजा गया। जेपीसी के पास इसे इसलिए भेजा गया ताकि सभी पार्टियों की राय और सहमति बन सके। जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर फिर से बिल को संसद में पेश किया जाएगा। अगर संसद के दोनों सदनों में ये बिल पास हो जाता है तो इसे फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही ये बिल कानून बनेगा। बता दें कि सदन में मत विभाजन के बाद संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित कर दिया गया। विधेयक को पेश किए जाने के पक्ष में 269 वोट जबकि विरोध में 198 वोट पड़े। इसके बाद मेघवाल में ध्वनि मत से मिली सदन की सहमति के बाद संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 को भी पेश किया। दोनों विधेयकों को पुनर्स्थापित किए जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दोपहर करीब 1:55 पर सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ये पहली बार था कि नए सदन में किसी विधेयक पर इलेक्ट्रॉनिक मत विभाजन हुआ। वहीं विधेयक पर विपक्षी दलों के विरोध के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब मंत्रिमंडल में चर्चा के लिए विधेयक आया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इच्छा जताई थी कि इसे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के विचार के लिए भेजा जाना चाहिए। माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि संविधान के मूल ढांचे पर हमला है और देश को तानाशाही की तरफ ले जाने वाला कदम है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।